आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, अंतर जनपदीय स्थानांतरण की जो है प्रक्रिया काफ़ी तेज़ गति से इस समय चल रही है और जो है उसमें भी दो डिवाइडेशन कर दिए गए हैं इस समय, जो कि भारांक वालों का बाद में सत्यापन की प्रोसेस होगी, यानी कि उनकी कार्यमुक्ति और कार्यभार ग्रहण करने के अलग से आदेश आएंगे। और जिन्होंने भारांक का कोई लाभ नहीं लिया है उनके लिए आदेश आ चुका है और जो है विभिन्न जनपदों से लगातार आदेश भी जारी हो रहे हैं। और जैसे जैसे इस जनपद का आदेश आता जाएगा आपको जो है शाम तक जो है पूरा एक वीडियो मिल जाएगा, जिसमें दिन भर में जितने भी आदेश आएंगे उनका जो है शाम तक अपडेट आपको दे दी जाएगी। तो आज के वीडियो में जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं, जो कि आप शिक्षक साथियों के द्वारा जो है कमेंट में पूछे जाते हैं, जो कि सभी के एक साथ जवाब देना मुश्किल होता है। इसलिए जो है वीडियो के माध्यम से आपके उन सभी कमेंट को यहाँ पर लिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि जो शिक्षक ट्रांसफ़र लिस्ट में नाम आ गया है लेकिन वो ले नहीं रहे हैं, तो उनके लिए जो है अगर ऐसे शिक्षक ट्रांसफ़र आ गया वो नाम नहीं लेते हैं और जो है ट्रांसफ़र नहीं कराना चाहते हैं तो वो ना कराएं, लेकिन जो है शासन स्तर से जो है सेकंड लिस्ट आनी चाहिए, जिससे कि और भी शिक्षक साथी जो ट्रांसफ़र चाहते हैं और उनका जो है स्थानांतरण की लिस्ट में जो है नाम नहीं आ पाया है। हमारे चैनल के द्वारा भी अनुरोध किया जाता है कि ट्रांसफ़र लिस्ट में नाम न आने के बावजूद ट्रांसफ़र लेने वाले शिक्षकों के कारण अधिक संख्या में सीट रिक्त रहने की आशंका अतः श्रीमान जी से विनम्र निवेदन है कि इसके लिए ट्रांसफ़र की दूसरी लिस्ट भी जारी की जाए। तो यह मेरा भी अनुरोध है कि जो है अगर पद बचते हैं और जो है शिक्षक स्थानांतरण का लाभ नहीं लेते हैं तो बाकी के जो शिक्षक स्थानांतरण का लाभ लेना चाहते हैं उनके लिए सेकेंड लिस्ट आना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं अब इस वीडियो को। काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाए थे, तो पहला क्वेश्चन यही है कि भारांक वालों का क्या होगा, क्योंकि जो आदेश आया उसके हिसाब से भारांक वालों को काफ़ी समस्याएं हो गई हैं और वो काफ़ी कमेंट कर रहे हैं, तो इस पर भी यहाँ पर बात करेंगे। साथ ही स्कूलों का आवंटन कैसे होता है इसके बारे में कई शिक्षक साथियों के द्वारा कमेंट किया जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे अंतर जनपदीय स्थानांतरण की प्रोसेस आगे बढ़ रही है फिर अब स्कूलों के आवंटन की प्रोसेस जो है शुरू होने वाली। वहीं 3 जुलाई से अब स्कूल खुलने हैं, तो जो भारांक वाले शिक्षक साथी परेशान हैं कि आखिर उनके लिए आदेश कब आएगा, वहीं क्या ट्रांसफ़र की दूसरी लिस्ट आ सकती है, इसकी क्या संभावना है, क्या पूर्व के वर्षों में कभी ऐसा हुआ है कि दूसरी लिस्ट भी आई हो, तो इस पर भी बात करने वाले हैं। साथ ही जो है अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र आखिर कब होंगे, जी ये भी एक काफ़ी बड़ा प्रश्न है, क्योंकि 3 जुलाई से स्कूल खुल जाएंगे, फिर अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र क्या बीच सत्र में हो सकते हैं, इसकी क्या संभावना है और क्या क्या पॉसिबिलिटी है। साथ ही अगर आपके और भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप निश्चित रूप से कमेंट कर दें, जो है नेक्स्ट वीडियो में उनको लिया जाएगा और प्रयास भी किया जाएगा कि कमेंट जब आप करते हैं वहाँ पर भी उनको आंसर दिया जाए। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है तो उसका जो है मैं वीडियो बना करके आपके प्रश्नों का जवाब ज़रूर दूँगा। तो पहले ही प्रश्न जो है मैं लिए भारांक वाला कि जो भारांक वाले शिक्षक हैं उनके लिए अब क्या होगा। भारांक के लिए जो है आदेश आया था, आप सभी ने देखा भी होगा, उस पॉइंट में लिखा था कि जो है शासनादेश दिनांक 2/6/2023 के बिंदु संख्या 12 के क्रम में ऐसे शिक्षक शिक्षिका जिनके वरीयता अंक असाध एवं गंभीर रोग, दिव्यांग, एकल अभिभावक, पति पत्नी के सरकारी सेवा में होने राष्ट्रीय पुरस्कार, राज्य पुरस्कार के आधार पर स्थानांतरित हुआ है को कार्यमुक्त करने के संबंध में पृथक से आदेश निर्गत किए जाएंगे। तो इसी को लेकर के शिक्षक परेशान हैं। देखिए, तो इसका सॉल्यूशन तो यही है कि अगर सरकार ने जो है स्थानांतरण की प्रोसेस, ट्रांसफ़र की प्रोसेस जो अपनाई है तो कुछ सोच करके ही अपनाई होगी, और आपके लिए जो स्थानांतरण की प्रोसेस अपनाई गई है तो आपको बीच सत्र में भी लाभ दिया जाएगा, क्योंकि प्रोसेस पहले से चल रही है और जो है टीचर जो है एक ज़िले पर ही पहुंच जाते हैं और काफ़ी जो है सीट खाली हैं। अगर गवर्नमेंट चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पर कोई भी समस्या होने वाली नहीं है, क्योंकि ये प्रोसेस पहले से चल रही है, इसलिए इसमें यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है कि बीच सत्र की बात आएगी तो कोई समस्या नहीं आएगी और यहाँ पर जो है आपको लोगों को जो है ज्वाइन करा लिया जाएगा। अब बात आती है कि सीनियरिटी, अगर मान लीजिए जो भारांक वाले शिक्षक हैं उन्हें बाद में कार्यमुक्त किया जाएगा तो सीनियरिटी पे क्या प्रभाव पड़े, तो इस पर भी जो है प्रभाव तो पड़ सकता है, क्योंकि अगर जो है बिना भारांक वालों को पहले से कार्यमुक्त कर दिया जाता है और ज़िले में उनकी ज्वाइनिंग दे दी जाती है तो निश्चित रूप से वो सीनियर हो जाएंगे। ये इसमें कोई पूछने वाली बात नहीं, निश्चित है कि अगर ऐसा हो जाता है और होगा भी, क्योंकि उन्हें 1 जुलाई तक कार्यमुक्त करने की बात की गई है, यानी 1 जुलाई तक जो है उनके लिए आदेश आ जाएगा। अगर इसी बीच में भारांक वालों के लिए भी आदेश आ जाता है और एक साथ ही कार्यमुक्त किया जाता तब कोई दिक्कत नहीं होती, और जो है उन्हें जो है एक साथ कार्यमुक्त कर दिया जाता, उनका वेरिफिकेशन कर दिया जाता, सब कुछ कंप्लीट करने के बाद एक साथ कार्यमुक्त किया जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता।
लेकिन अब यहाँ पर सीनियरिटी को लेकर के विभाग क्या रणनीति अपनाता है, क्या कार्य करता है, ये देखने वाला होगा। लेकिन फ़िलहाल तो मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पर सीनियरिटी की ज़रूर समस्या आएगी, क्योंकि अगर उन्हें कार्यमुक्त किया जाता है तो अब वो जा कर के नए अपने न्यू जनपद में यहाँ पर जाएंगे, नए डिस्ट्रिक्ट में अगर वो अपॉइंट कर लेंगे तब जो है वो सीनियर निश्चित रूप से हो जाएंगे। क्योंकि जो है आने वाले जो शिक्षक हैं दूसरे जो भारांक वाले हैं उनको जब बाद में कार्य मुक्ति मिलेगी तब ये समस्या आ जाएगी। अब फिर डिसीजन कैसे लिया जाएगा सीनियरिटी का, ये एक बड़ा प्रश्न होगा, क्योंकि कार्य मुक्ति का आदेश भी इनका पहले आ जाएगा और उनका कार्य मुक्ति का आदेश बाद में आएगा। तो इस वजह से और जो मौलिक डेट फिर जिस दिन कार्य मुक्ति होगी उसी दिन के हिसाब से सीनियरिटी डिसाइड होनी शुरू हो जाएगी। तो इस वजह से यहाँ पर ये वाली समस्या तो आ सकती है। लेकिन आप टेंशन ना लें बिल्कुल भी, भारांक वाले शिक्षकों को भी बहुत जल्द आदेश मिल जाएगा और जो है उनकी भी काउंसलिंग यानी कि सत्यापन और जो प्रपत्र हैं सारे बनाने के निर्देश सभी जनपदों से आ जाएंगे। फिलहाल जो जनपदों से आदेश आ रहे हैं उसी के हिसाब से ही प्रपत्र लगेंगे। तो आप चाहें तो जो है प्रपत्र बनवा भी सकते हैं, और जो मेनली जो शपथ पत्र बन रहे हैं वो शपथ पत्र आपको तो बनवाना ही है, जो कि आपकी वरिष्ठता चली जाएगी। इससे संबंधित 2 शपथ पत्र लगेंगे संबंधित। एक तो आपके अभी जो वर्तमान जनपद है उसमें आपको लिखना होगा कि मैं जो है स्थानांतर जनपद के लिए जा रहा हूँ, तो मुझे जो है मेरी वरिष्ठता खत्म हो जाती, मुझे कोई समस्या नहीं है। इस प्रकार से जब आप दूसरे जनपद के लिए बनवाएंगे तो उसमें से लिखना होगा कि मैं जो है इस जनपद से इस जनपद में आया हूँ, मुझे जो है आपके कार्य जनपद में अब इस जनपद में मैं जो है आ रहा हूं, तब मुझे इस जनपद की अंतिम वरिष्ठता सूची में मेरा नाम होगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं। तो ये दो शपथ पत्र यहाँ पर बनते हैं। तो शपथ पत्र 2 लगते हैं। बाकी के जो भी आदेश आपके जनपद में आएगा, चाहे आपके इस समय जिस जनपद में आप जा रहे हैं उस जनपद से, या जिस जनपद में अभी आप कार्यरत हैं वहाँ से ट्रांसफ़र ले जा चाहते हैं, तो उसके हिसाब से आपको नियम फॉलो करना होगा। लेकिन फ़िलहाल आप जिस जनपद में अभी हैं और वहाँ से आप ट्रांसफ़र ले रहे हैं, अभी उस आदेश को ही आपको, वही आदेश अभी आ रहे हैं और उसी के हिसाब से आपको चलना है, क्योंकि अभी जो सारे प्रपत्र बनेंगे उसी के हिसाब से ही बनेंगे। शपथ पत्र आप बनवा सकते हैं, अगर आपको बनवाना है तो दोनों, नहीं तो एक तो आपको बनवा ही लें, क्योंकि जो है आपका ट्रांसफ़र होना है। तो इस वजह से आपको अभी जिस जनपद में आप कार्यरत थे वहाँ से जो भी नियम आ रहे हैं उसके हिसाब से आप अपने कागज़ बनवा सकते हैं, या फिर आप भारांक वाले शिक्षक साथी अगर रुकना चाहें तो रुक भी सकते हैं। उन्हें पर्याप्त समय दिया जाएगा, 4 से 5 दिन का समय जैसे इनको दिया जा रहा है वैसे आपको भी दिया जाएगा। वहीं नेक्स्ट पॉइंट है कि स्कूलों का आवंटन किस प्रकार से होता है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी शिक्षक साथियों के द्वारा किया जा रहा है। तो ये काफ़ी कॉमनली क्वेश्चन है जो कि स्कूल आवंटन कैसे किया जाता है। तो स्कूल का आवंटन सेम जो है बिल्कुल वैसे ही किया जाए जैसे नव नियुक्त शिक्षकों के में किया जाता है, वही लगभग यहाँ पर भी प्रोसेस अपनाई जाती है, जो कि महिला शिक्षकों के हिसाब से और दिव्यांग महिला और दिव्यांग पुरुषों के हिसाब से यहाँ पर की जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है किसको लिया जाएगा, तो सबसे पहले जो दिव्यांग महिला हैं उनको यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा। जो दिव्यांग फीमेल हैं उनको यहाँ पर पहले नंबर पर, ठीक है। दूसरे नंबर पे आ जाएंगे यहाँ पर दिव्यांग पुरुष, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि दूसरे नंबर पर कौन आ जाएंगे, दिव्यांग मेल कैंडिडेट आ जाएंगे। इसके बाद फिर आ जाएंगे आपकी फीमेल जो कि दिव्यांग नहीं है, सिंपल वाली। इसके बाद फिर आ जाएंगे मेल टीचर जो कि दिव्यांग नहीं है। इसके हिसाब से ही जो है स्कूल आवंटन की प्रोसेस की जाती है और आपको चॉइस दी जाती है। यहाँ पर दिव्यांग महिला और दिव्यांग मेल और फीमेल, यहाँ पर इनको 100% चॉइस दी जाएगी। दिव्यांग महिला को दी जाती है और फीमेल को तो दी ही जाती है। अब दिव्यांग पुरुष को भी चॉइस मिल जाए तो ये शासन स्तर पर रहेगा, लेकिन दिव्यांग महिला और साधारण महिला जो दिव्यांग नहीं है उनको तो चॉइस हमेशा मिली है और मिलती रहेगी। अब रह जाती बात दिव्यांग मेल की, तो यहाँ पर इनको चॉइस दी जा सकती है। सिंपल मेल को चॉइस दी भी जा सकती है और नहीं भी दी जा सकती है। और रिक्तियों की संख्या जो है 5 बढ़ा करके यहाँ पर जो है दी जाती है। अधिकतर ऐसा ही हुआ है। अब इस नई प्रोसेस में क्या होता है, लेकिन जो सिस्टम है वो इसी प्रकार से है कि दिव्यांग सबसे पहले दिव्यांग महिलाएं हो जाएंगी, ठीक है। फिर इसके बाद दिव्यांग पुरुष हो जाएंगे और इसके बाद सिंपल महिला और सिंपल पुरुष। इस प्रकार से जो है एक चार्ट बनाया जाएगा और उसके हिसाब से दी जाएगी। सारी जो है पोर्टल ऑनलाइन प्रोसेस ही होगी, ऑनलाइन ही विद्यालय आवंटन होगा। आपको चॉइस दी जाएगी, हो सकता है सभी को चॉइस दी जाए। फिलहाल तो दिव्यांग महिला और दिव्यांग महिला हो गई और साधारण महिलाओं को चॉइस ज़रूर दी जाती है। अगर अब इन दोनों को भी दी जाए, दिव्यांग पुरुष और साधारण पुरुष को, तो ये अच्छी बात है और हो भी सकता है कि ये चॉइस दी भी जाए।
ठीक है। तो विद्यालय आवंटन इसी प्रकार से होगा। यहाँ पर जो है कोई मेरिट नहीं देखी जाती, यहाँ पर सिर्फ चॉइस देखी जाएगी। अगर मेरिट देखी जाएगी तो क्रम देखा जा सकता है या वरिष्ठता यहाँ पर देखी जा सकती है। अगर चॉइस के लिए तो जो क्रमांक होगा जो आपके यहाँ पर या सीनियरिटी अल्फ़ाबेट के हिसाब से वरिष्ठता के हिसाब से यहाँ पर भी देखा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि जब नए नियुक्त टीचरों की अपॉइंटमेंट होती है तो वहाँ पर जो है क्रमांक के हिसाब से देखा जाता है कि आपका सूची में क्रमांक कितने नंबर पे है, उसी के हिसाब से आपको चॉइस के लिए वहाँ पर बुलाया जाता है। तो अब देखना है कि इसमें किस प्रकार से किया जाता है। अगर जनपदों की जो सूची है, जैसे झांसी जनपद में मान लीजिए 50 टीचर स्थानांतरण होकर के आए हैं, तो उनका झांसी जनपद की स्थानांतरण की सूची में जो जिस क्रम के हिसाब से नंबर होगा तो उसके हिसाब से उनको विद्यालय आवंटन किया जा सकता है और उसी के हिसाब से ही देखने को मिलेगा, ये अनुमान है, और उसी के हिसाब से निर्देश आएंगे मेरे हिसाब से कि इसी टाइप से जो है विद्यालयों का आवंटन होगा। जो सूची में क्रमांक होगा उसके हिसाब से उनको वरिष्ठ के हिसाब से वहाँ पर तय किया जाएगा और फिर उसके हिसाब से अगर 2 लोगों के नाम या कुछ ऐसा होता है तो क्योंकि पहले से लिस्ट बन के आ जाएगी तो वहाँ पर क्रमांक पहले से निर्धारित होगा, तो उसी हिसाब से स्कूल आवंटन हो जाएगा। लेकिन क्रम वही रहेगा कि दिव्यांग महिला पहले ली जाएंगी, इसके बाद महिला, फिर जो है दिव्यांग पुरुष और साधारण पुरुष। अगर दिव्यांग पुरुष से भी विकल्प लिया जाता है तो शायद इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन दिव्यांग पुरुष से भी यहाँ पर विकल्प लिया जा सकता है। तो दिव्यांग पुरुष हो जाएंगे, दिव्यांग महिला पहले, दिव्यांग पुरुष, फिर महिला, फिर इसके बाद पुरुष। इस हिसाब से जो है विद्यालय आवंटन की प्रोसेस की जाएगी। लेकिन उसका एक संपूर्ण आदेश आएगा इस सत्र के लिए कि किस टाइप से विद्यालय आवंटन की प्रोसेस की जानी है। लेकिन पूर्व के वर्षों में जो प्रोसेस हुई है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, इसी हिसाब से जो है विद्यालय आवंटन की प्रोसेस की जाती है। वहीं 3 जुलाई से विद्यालय खुल जाएंगे, इस संबंध में आपको पूर्व से अवगत हो चुके हैं। वहीं नेक्स्ट बात करते हैं, क्या ट्रांसफ़र की दूसरी लिस्ट आ सकती है। सेकेंड लिस्ट की बात करें तो ये आ भी सकती है, क्योंकि पूर्व के वर्ष में जो है सेकेंड लिस्ट आ चुकी है और इसके बारे में मैंने सर्च किया था तो कई वेबसाइटों पे इसके बारे में इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई है कि सेकेंड लिस्ट आई थी और जो है सेकेंड लिस्ट 2016 में आई थी और जो है वहाँ पर कुछ शिक्षकों के फिर बाद में चयन भी होते हैं, तो उस न्यूज को भी यहाँ पर देखते हैं। 2016 में जो निर्देश आए हुए थे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आदेश है कि 23/6/2016 प्रावधान के अधीन जनपद में संप्रति उपलब्ध रिक्तियों के प्रति अवशेष ऑनलाइन आवेदन करने वाले अध्यापक अध्यापकों के अंतर जनपदीय स्थानीय कार्रवाई करने संबंध निर्देश दिए जाने की अपेक्षा की गई। इस संबंध में मुझे कहने का निर्देश हुआ है कि पूर्व में निर्गत स्थानांतरण नीति दिनांक 23/6/2016 में उल्लिखित प्रावधान शर्तों के अधीन अवशेष ऑनलाइन आवेदन करने वाले अध्यापकों के अंतर जनपदीय स्थानीय कार्रवाई नियम अनुसार एवं समयबद्ध ढंग से करने की अनुमति प्रदान की जाती है। तो यहाँ पर सेकेंड लिस्ट के लिए बात यहाँ पर की गई थी और फिर उसके बाद सूची भी जारी की गई थी। तो जब सूची जारी हुई थी तो कम से कम 1870 जो है शिक्षकों को मनचाहा तबादला यहाँ पर दिया गया था। 3200 शिक्षकों ने दिया था बेसिक शिक्षा परिषद को यहाँ पर प्रत्यावेदन। अंतर जिला तबादले की दूसरी सूची जारी। तो यहाँ पर देखिए अंतर जिला तबादले की दूसरी सूची यहाँ पर देखिए जारी हुई थी, जो कि 25 दिसंबर 2016 को ये सूची जो है देर रात में यहाँ पर जारी की गई थी और जो है शिक्षकों ने इसकी मांग की थी और दूसरी तबादला लिस्ट जो है यहाँ पर जारी हुई थी। बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर जिला तबादले बहुत प्रत्येक दूसरी सूची जारी कर दी है, जिसमें 1870 शिक्षकों मनचाहे जिले में जाने का मौका परिषद ने इससे पहले 21 अगस्त को जारी सूची में 15,087 शिक्षकों को मनचाहा नियुक्ति मिली थी। शिक्षकों को जल्दी ज्वाइन करने के लिए कहा गया। तो यहाँ पर देर रात में सूची जारी की गई थी और जो कि क्रिसमस का अवकाश होने के बावजूद भी 25 दिसंबर में यहाँ पर कार्य किया गया था और जो है यहाँ पर दूसरी सूची जारी की गई थी। तो उम्मीद है कि शिक्षक अगर अपनी मांग रखते हैं और विभिन्न संगठनों के बात कर करके अपनी जो है सेकंड सूची जारी करवाने की मांग रखते हैं तो निश्चित रूप से इस पर कार्य किया जा सकता है। और एक संगठित रूप से अगर काफ़ी ज़्यादा पद खाली रह जाते हैं तो निश्चित रूप से बाकी के जो शिक्षक जो है स्थानांतरण की चाह रख रहे हैं उनकी जो है उन्हें जो है मिल सकती है दूसरी सूची की सौगात, क्योंकि जो है पूर्व के वर्षों में भी ऐसा हो चुका है। उसी के आधार पर मैं बता रहा हूँ, मैंने इसको जो है कई वेबसाइटों पर देखा और आखिर यह 2016 में यह सूची जो है जारी की गई थी। तो आप जो है इस पर कार्य करते रहें और मेरा चैनल भी इस पर अपनी राय देता है कि सेकंड लिस्ट आनी चाहिए। अगर जो है शिक्षकों के काफ़ी पद रिक्त रह जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए 3200 शिक्षकों ने आवेदन किया था और 1800 शिक्षकों को जो है मनचाहा तबादला मिल गया था और सेकंड लिस्ट यहाँ पर जारी की गई थी, जो कि विभिन्न संगठनों के द्वारा मांग करने पर यह सूची जारी की गई थी।
वहीं लास्ट क्वेश्चन भी काफ़ी शिक्षक साथियों ने किया था कि अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र कब होंगे। देखिए अब इसका पोर्टल जो है लाइव करने के लिए कल ही इसके निर्देश जारी किए गए थे। आप सभी आदेश देख चुके होंगे। साथ ही जो हमारे चैनल पर भी उसका आदेश पड़ा हुआ है और उसका वीडियो भी बना हुआ है कि अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन शीघ्र होंगे। इस संबंध में आदेश जारी हो चुका है। फिलहाल उसकी जो है कब स्टार्ट होंगे इस संबंध में आपको निश्चित रूप से सूचित किया जाएगा। बहुत ही जल्द उसकी वेबसाइट लॉन्च कर दी जाएगी और वहां से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे। लेकिन पूरी प्रोसेस अंतर जनपदीय स्थानांतरण जो कि सिंपल वाले वो हो जाएगी, तभी जो है उसकी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। क्योंकि ये वाली प्रक्रिया जब तक नहीं हो जाएगी तो बीच में वो प्रक्रिया शुरू करने का कोई मतलब नहीं है। और जब तक ये वाली प्रक्रिया संपन्न हो नहीं जाती तब तक वो शुरू अभी नहीं हो पाएंगे। फिलहाल फॉर्म भरने की जो है स्टार्टिंग जल्द ही आपको देखने को मिल सकती है। आज या कल में जो है फॉर्म स्टार्ट हो सकते हैं और वेबसाइट जो है लाइव की जा सकती है। वेबसाइट वही है जिस पर से आपने जो है सिंपल फॉर्म भरे होंगे शिक्षक साथियों ने। इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र upsdc.gov.in वही वेबसाइट है। साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी उसको चेक कर सकते हो। और जैसे ही वेबसाइट शुरू होती है आपको निश्चित रूप से सूचना दी जाएगी। आप हमारे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं, फेसबुक अकाउंट से आप जुड़ सकते हैं। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं और व्हाट्सएप का ग्रुप भी बनाया है, वहाँ पर भी आप हमें से जुड़ सकते हैं। और जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होती है, जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, आपको वहाँ पर वीडियो की लिंक मिल जाएंगी। और साथ ही आपको जो भी PDF है या इमेजेस होती हैं न्यूज़ की, वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। तो साथियों ये अभी तक की अपडेट है। अगर आपके और भी कोई कमेंट है तो आप निश्चित रूप से पूछ सकते हैं और मेरा प्रयास किया जाता है कि सभी के कमेंटों को जवाब दिए जाएं। और अगर कमेंट एक ही चीज़ से रिलेटेड ज़्यादा हो जाती है तो उसको वीडियो बना करके आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो सेकंड लिस्ट जो है आने की पूरे चांसेस हैं। अगर आप प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से सेकंड लिस्ट आ सकती है। अगर शिक्षकों के पद काफ़ी खाली रह जाते हैं और शिक्षक ज्वाइन करने के लिए नहीं जाते हैं, उन्हें मनचाहा स्कूल नहीं मिलता है, तो वो जो है लिस्ट दूसरी लिस्ट आ सकती है। और इसकी कोई बाध्यता भी अभी तक यहाँ पर नहीं की गई है कि जिनका जो है नाम स्थानांतरण की सूची में आया है तो उन्हें विद्यालय ज्वाइन करना ही होगा। ऐसी कोई भी बाध्यता सरकार के द्वारा अभी तक जारी नहीं की गई। और जो एक आदेश वायरल होता है वो राज्य कर्मचारियों के लिए है, जो कि शिक्षक इस श्रेणी में नहीं आते हैं, वो शिक्षकों के लिए नहीं है। वो जैसे कि क्लर्क लेवल के पद होते हैं या जो अदर पद होते हैं उनके लिए, शिक्षकों के लिए आदेश नहीं है। शिक्षकों के लिए अभी तक कोई भी ऐसा बाध्यता का नियम नहीं है कि अंतर जनपदीय स्थानांतरण की सूची में अगर आपका नाम आ गया और आपको फिर लेना ही पड़ेगा, ऐसा कोई आदेश नहीं है। तो साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। और साथ ही जो भी नए BSA के द्वारा नए जनपदों से जो आदेश आ रहे हैं आपके कार्यमुक्ति को लेकर के, उनके संबंध में भी सूचना आपको शीघ्र ही शाम तक दे दी जाएगी कि दिन भर में कितने जनपदों से सूचना आ चुकी है। अभी तक 2 जनपदों की सूचना आ चुकी थी, बाकी की जनपदों की सूचना अभी धीरे धीरे आ रही है। तो जिन जनपदों की सूचना आती है आपको शाम तक दे दी जाएगी। तो साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।